नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर में। अगर आप हैं, हिंदी आपका सब्जेक्ट है, तो उसमें आपको कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है। तो उसके पाठ्यक्रम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत ही बारीकी के साथ सिलेबस का डिस्कशन किया जाएगा और सभी के बारे में मैं आपको चीज़ों को बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। चैप्टर वाइज क्लासेस भी आपकी होने वाली हैं। उसको कैसे प्राप्त करना है, सभी चैप्टर्स मिलेंगे आपको। प्रयास यही रहेगा कि अब की बार पूरे सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया जाएगा। क्रैश कोर्स टाइप का व्यवस्था किया जाएगा जिसमें सभी चैप्टर्स को कवर करने का प्रयास रहेगा। ठीक है, और बहुत ही बारीकी के साथ चैप्टर 1 चैप्टर 2 इस तरीके से क्लासेस होती रहेंगी। और जब ऐसा लगेगा कि हमारी क्लासेस संपूर्ण नहीं होने वाली हैं, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अकेले मैनेज करता हूं, बट मैं एग्ज़ाम तक आपके पहुंचते पहुंचते सभी चीज़ों को कंप्लीट करवा दूंगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। कंप्लीट मैराथन क्लास मॉडल पेपर आप लोगों ने प्रथम सेमेस्टर में देखा होगा किस तरीके से जो मैंने आपको बताया था सारे के सारे वही आए होंगे। एग्जाम से पहले आपको पता होगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट महामैराथन क्लास लेकर के आता है। उसी महामैराथन के सहारे काफ़ी बच्चे जो हैं पढ़ना लिखना ही छोड़ दिए हैं। वो पढ़ते ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि गुरुदेव आप जो है एक दिन वीडियो बनाते हो उसी से सब आया था, तो क्या ज़रूरत है ये सब पढ़ने के लिए। लेकिन जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो इसके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। नवीनतम पाठ्यक्रम 2025, 26, 27, 28 सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मेजर में आप हैं तो, माइनर में आप हैं तो आपके लिए ही है। सेमेस्टर नंबर 2, ठीक है, यानी कि प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर बीए, ठीक है, हिंदी साहित्य। अगर आपका बीएससी है और बीएससी में भी हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो भी आपको यही पढ़ना होगा। सेकंड सेमेस्टर में कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, सभी विश्वविद्यालयों के लिए है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य बीए द्वितीय वर्ष, मतलब कि प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर, कार्यालयी हिंदी और कंप्यूटर के बारे में समझना है। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बेटा बटा हुआ है। तो एक एक इकाई के बारे में जो चैप्टर्स आपके संकलित हैं उनके बारे में हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इकाई संख्या 1, इकाई संख्या 1 में आपको इतने चैप्टर्स देखने हैं। फिर इकाई नंबर 2, फिर 3, 4, इस तरीके से आपको समझता है क्या क्या पढ़ना है, उसमें क्या है, वो टॉपिक क्या है, कैसे हम समझेंगे, सब कुछ आपको आज के वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार शुक्ला स्टडी पॉइंट देता रहा है। और आप लोगों के बहुत ही कहने पर आपकी क्लासेस शुरू कर दी गई हैं। ठीक है, और जल्द ही आपके सभी मतलब चैप्टर वाइज क्लासेस जो है, जैसे ये सिलेबस हो जाए, सिलेबस के अंदर चैप्टर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस तरीके से क्लासेस होती रहेंगी। ठीक है, तो वो सारी क्लासेस आपको मिलेंगी व्हाट्सएप ग्रुप में जब आप जुड़ेंगे तब। बाकी क्लासेस आपके लिए कुछ यूट्यूब पर मिल जाएंगी, बाकी एग्जाम टाइम पे क्लासेस होंगी। बाकी जो बीच की क्लासेस होंगी वो आपको ग्रुप में जुड़ेंगे तो मिलेंगी। 100 रुपीज़ चार्ज रखा गया है, उसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं बता ही दूँ आपको लगी, चूँकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ताकि देखिए, जब भी आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की बात हो कि आपको हमको पढ़ना है सिलेबस पीडीएफ नोट्स के साथ, केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपके लिए 100 रुपीज़ में ही करवाई जाएगी। मात्र 100 रुपीज़ में। एक सब्जेक्ट नहीं, आप गलत सुन रहे हैं। एक सब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ बेटा। सभी सब्जेक्ट की तैयारी मात्र और मात्र 100 रुपीज़ में आपकी होने वाली है। बीए में आपसे बेहतर नंबर कोई और नहीं ला पाएगा। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपके लिए व्यवस्था बहुत ही भव्य करी गई है। अब की बार 91 61 93 60 62 पर आपको जुड़ना है। नंबर है ये, इस पर एसएमएस करना है, अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके हमारे पास सेंड कर देने हैं। इसके बाद में आपको क्या किया जाएगा, आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देने होंगे। अगर आप नहीं चलाते कुछ भी तो आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं, बट उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास सेंड कर देंगे। उसके बाद में आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। आपको ग्रुप में क्लासेस मिलती रहेंगी, लाइव क्लासेस की लिंक जाएगी, उसमें कितने बजे क्लास होगी वो सब बताया जाएगा। इसके अलावा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जैसे क्लासेस हो जाएंगी, मान लेते हैं आप बाद में जुड़ रहे तो उसकी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी प्रीवियस। और इसके अलावा आपको यहाँ पर मॉडल पेपर भी मिलेंगे, लगभग 5 मॉडल पेपर आपके ऑब्जेक्टिव के और लिखित के सबके मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ में आपको यहाँ पर 3 मेजर सब्जेक्ट जो आपके होंगे वो, एक माइनर सब्जेक्ट वो और एक को करिकुलर सब्जेक्ट वो, इन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। माइनर में आपका जैसे जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी विधिवत तरीके से करवाने का प्रयास रहेगा। जो मैं पढ़ाता हूँ मैं बेसिकली वो सब करवा दूंगा। ठीक है, तो आपको एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि 4-5 सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी मात्र 100 रुपीज़ में। जिनको भी जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखें, सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। केवल 100 रुपये की बात है। 100 रुपये आप जो है कहीं बाजार जाते होंगे तो आपका मार्केट में समोसा और चाय में निकल जाते होंगे। तो अगर आप 100 रुपये यहाँ पर पे मतलब कि जो है पेमेंट करेंगे या व्यय करेंगे तो आपका भविष्य जो होगा बहुत ही अच्छा होगा। आप एक गुणवत्ता युक्त कंटेंट प्राप्त करेंगे और इससे आपका भविष्य बेहतर होगा। आपका जो है सोचने का नज़रिया है, किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखा जाए, कॉपी लिखने की रणनीति हो या कुछ भी हो, सब कुछ आपको समझाने का प्रयास रहेगा। आपका डाउट वगैरह
वगैरह भी क्लियर किया जाता रहेगा। मतलब सब कुछ आपको बहुत ही विधिवत तरीके से मिलने वाला है। जिनको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं। प्रथम सेमेस्टर के काफ़ी बच्चे जिन्होंने कोर्स लिया था वो सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। आपको भी जुड़ना चाहिए। जो बच्चे हमारे नए हैं, जिनको अब फर्स्ट सेमेस्टर में जो नहीं जुड़ पाए थे, वो सेकंड में जल्दी जल्दी जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड सेमेस्टर में जुड़ने के लिए आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देनी होगी। फटाफट से आप जुड़िए। सभी सब्जेक्ट के सभी यूनिवर्सिटीज़ की कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसीलिए आप नाम, यूनिवर्सिटी नाम, सब्जेक्ट नाम दोनों तीनों सब बता देंगे, इसके बाद में आपको मिल जाएगा। ठीक है, जिनको भी जुड़ना है फटाफट से स्क्रीनशॉट लेकर के इस पर SMS करें। देखिए 9161936062 पर। अब मैं सिलेबस डिस्कशन प्रारंभ करता हूँ बेटा, और बहुत ही एक प्रकार से बारीकी के साथ चीज़ों को आपको समझाते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चले। पहली इकाई में आपको क्या समझना है? कार्यालयी हिंदी का स्वरूप। कार्यालयी हिंदी है क्या? सबसे पहले कार्यालयी हिंदी की परिभाषा। कार्यालयी हिंदी किसे कहते हैं? कार्यालयी हिंदी का मतलब होता है किसी कार्यालय विशेष में प्रयुक्त भाषा से, यानी किसी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को आप पत्र लिखना है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को आपको अनुशासन लिखना है, या जो है अनुस्मारक देना है, या पत्र वगैरह, पत्राचार की भाषा हो गई, एक बैंक से दूसरे बैंक को कोई लिखना है, या बैंक की भाषा हो गई, ठीक है, या वैज्ञानिक शब्दावलियाँ हो गई, परिभाषिक शब्दावलियाँ हो गई। तो यही सब बेसिकली आपकी कार्यालय हिंदी, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज जिसको आप बोलते हैं। तो ऐसी हिंदी जो कि ऑफिस विशेष में प्रयोग की जाती है, उसके कार्यों में प्रयुक्त होती है, उस हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहते हैं, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज राजभाषा, और भारत की राजभाषा हिंदी है, भारत की कोई राष्ट्रभाषा है ही नहीं। तो कार्यालय विशेष में प्रयुक्त होने वाली हिंदी को कार्यालयी हिंदी कहा जाता है। कार्यालय के काम वगैरह को करवाने के लिए तमाम प्रकार के पत्र वगैरह लिखे जाते हैं दैनिक जीवन में। उन्हीं पत्र वगैरह में जो लिखने की शैली होती है, उसमें जो प्रयुक्त भाषा के शब्द होते हैं, वो सब कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। तो इसका स्वरूप कैसा है, और इसका क्या उद्देश्य है, और इसका विषय क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसका उद्देश्य क्या है, EM क्या है, क्यों इसका प्रयोग करते हैं हम, और इसका स्ट्रक्चर कितना है, स्वरूप कैसा है, इसमें किन किन चीज़ों का समावेश होता है, ये सब हम लोग चैप्टर संख्या 1 में देखेंगे। चैप्टर नंबर 2 आएगा अपना, उसमें कार्यालय हिंदी की संकल्पना के बारे में देखेंगे, क्यों जरूरी हुआ ये और किस तरीके से इसकी संकल्पना हुई। इसके बाद में हम लोग तीसरा देखेंगे, इसका उद्देश्य और क्षेत्र पूरा समझेंगे। कार्यालय हिंदी तथा सामान्य हिंदी के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या संबंध है, इसको देखेंगे कि सामान्य हिंदी क्या है और कार्यालय हिंदी क्या है, दोनों में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है। इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर इसके बाद में चौथे चैप्टर में, मतलब 5वें चैप्टर में हम देखेंगे कार्यालय हिंदी की संभावनाएं, यानी भविष्य में इसकी क्या संभावनाएं हैं, क्या इंपॉर्टेंस हैं, क्या ज़रूरतें हैं इसकी, उसको समझेंगे। फिर इसके बाद में बेटा हम लोग अगले चैप्टर में कार्यालयी कार्यकलाप की सामान्य जानकारी देखेंगे। कार्यालय में या किसी ऑफिस में किस तरीके से जो क्रियाकलाप होते हैं, काम वगैरह होते हैं, उनमें किस तरीके के काम होते हैं और किस तरीके की शब्दावलियों का जो है प्रयोग होता है, उन सभी को जानने का प्रयास करेंगे। बेसिकली 2-3 चैप्टर में ही इन चीज़ों को मैं समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका। दूसरी इकाई है, यूनिट नंबर 2। इसमें बेसिकली 8 इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है। ठीक है, तो इसमें इकाई नंबर 2 की बात करेंगे, तो इसमें कार्यालयी हिंदी में प्रयुक्त परिभाषिक शब्दावलियों के बारे में समझना। परिभाषिक शब्दावलियाँ वे शब्दावलियाँ होती हैं बेटा जिसके बारे में अगर बताऊं तो उनका एक विशेष परिभाषा होती है, और वो उसका मतलब वही होता है जो लिखा होता है, यानी इसमें आपका लक्षणा और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होता। यानी परिभाषिक शब्दावलियाँ जो लिखी होती हैं उसका वही अर्थ होता है जो लिखा होता है, उसका लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये एक प्रकार से इसे विज्ञान में होता है, कॉमर्स में, ठीक है, वाणिज्य वगैरह में, या बैंक वगैरह में जो शब्दावली होती हैं, या साइंस के क्षेत्र में तमाम प्रकार की शब्दावलियाँ, सब बैंक की मतलब शब्दावलियाँ। जैसे आपको पता होगा परिभाषिक शब्दावलियों में जैसे हो गया आपका जैसे प्रारूपण हो गया, ठीक है, संक्षेपण हो गया, या ऐसे तमाम प्रकार के शब्द हैं जो शब्द परिभाषिक हैं अपने आप में। एक ऐसा शब्द जिसकी एक अपनी परिभाषा हो, जिसका अर्थ एक ही हो, विशेष परिस्थितियों में भी एक ही अर्थ हो, वो होता है परिभाषिक शब्दावली। ठीक है, परिभाषिक शब्दावली को बनाने के लिए किस तरीके का प्रयोग होता है, किन किन पद्धतियों का प्रयोग, वो सब आपको समझना है। शब्दावली निर्माण के सिद्धांत, यानी परिभाषिक शब्दावली को कैसे बनाया जाता है, उसके कौन कौन से सिद्धांत, कौन कौन से नियम होते हैं, स्टेप 1 स्टेप 2 इस तरीके से पूरा पॉइंट हम समझाएंगे इसको। ठीक है, इसके बाद में कार्यालयी हिंदी की परिभाषिक शब्दावलियाँ जो हैं, जैसे कुछ बैंक में प्रयोग होती हैं, कुछ व्यापार में प्रयुक्त होती हैं, कुछ आप देखते हैं कि जो है साइंटिफिक चीज़ों में प्रयुक्त होती हैं, कुछ लेक्चर्स वगैरह में प्रयुक्त होती हैं, तो उन सभी में। इसके अलावा कार्यालयों में यानी ऑफिस में अधिकारियों के नाम, तो कार्यालयों और अधिकारियों के नाम हम देखेंगे। ठीक है, उसमें परिभाषित शब्दावलियों के तमाम प्रकार के जो है शब्दावलियों का प्रयोग करके इन सभी का कार्यालय का नाम वगैरह रखा जाता है। इसके अलावा पद नाम क्या होता है, संबोधन,
प्रशासनिक और विधिक शब्दावलियाँ जो होती है, प्रशासनिक मतलब जो प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में जिन शब्दावलियों का प्रयोग होता है, इससे प्रशासन में तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है, वो परिभाषित शब्द ही होते हैं। विधिक यानी कानूनी कार्रवाई करने के लिए तमाम प्रकार के, आप देखते हैं वकील वगैरह की भाषा ही अलग होती है, कानून की भाषा अलग होती है, ठीक है। तो उन सभी भाषाओं के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट भाषाओं के बारे में समझना है। ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं, तो इसको 1-2 वीडियो के माध्यम से ये आपका यूनिट नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। इकाई नंबर 3 की अगर बात करेंगे बेटा, ये थोड़ा सा लंबा आपका पड़ेगा, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझनी होंगी, ठीक है। इकाई नंबर 3 कार्यालय हिंदी पत्राचार। पत्राचार मतलब कि पत्र लिखने की में जो कार्यालय हिंदी का प्रयोग होता है, उसमें कई सारे पत्र लिखे जाते हैं, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक व्यक्ति से एक ऑफिस को, एक ऑफिस से एक व्यक्ति के लिए जारी किया गया पत्र, वो सब पत्राचार में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे पहला होता है आवेदन पत्र। जैसे जैसे आपको खाता खुलवाना है, तो खाता खुलवाने के लिए आप एक आवेदन पत्र लिखेंगे, तब आपको खाता बैंक में खोला जाएगा। या कुछ भी करने के लिए आप जैसे एडमिशन लेते हो, तो एडमिशन में आवेदन पत्र होता है, आवेदन लिखते हैं, तो आवेदन पत्र होता है, उसकी भाषा भी सरकारी मतलब कि कार्यालयी भाषा ही होती है, ठीक है। इसके अलावा एक सरकारी पत्र होता है। सरकारी पत्र जो होता है, इसमें एक कार्यालय से एक सरकारी कार्यालय जब दूसरे सरकारी कार्यालय को एक पत्र लिखता है, ठीक है, और उसकी भाषा परिभाषित शब्दावलियों से युक्त होती है, ऐसे पत्राचार को हम जो है सरकारी पत्र कहते हैं, ठीक है, सरकारी पत्राचार कहते हैं। यानी कि एक कार्यालय से जब दूसरे कार्यालय को कोई पत्र लिखा जाता है, तो वह पत्राचार जो होता है सरकारी पत्राचार कहलाता है। इसके अलावा दूसरा होता है, अगला आपका है अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र यानी कि जैसे सेमी सरकारी पत्र जो होता है, डेमी, इसका मतलब ये होता है बेटा कि जैसे कि एक कार्यालय का व्यक्ति जब दूसरे कार्यालय के व्यक्ति को पत्र लिखे, या एक कार्यालय में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखते हैं, तो वो अर्ध सरकारी पत्र होता है। यानी एक ही कार्यालय में 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं, और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पत्र लिखता है और दूसरा व्यक्ति उसको रिप्लाई देता है, तो वो होता है आपका अर्ध सरकारी पत्र। तीसरा होता है कार्यालय आदेश। जब कोई कार्यालय का आदेश आता है और वो सभी कार्यालयों में काम कर रहे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए जारी किया जाता है कि भाई ये काम करना है, जल्दी से इस काम को करवाया जाए, तो कार्यालय का आदेश वो होता है। अगला होता है परिपत्र। परिपत्र को सर्कुलर कहते हैं अंग्रेजी में। परिपत्र आप देखते हैं सर्कुलर जारी किया जाता है यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा जो है कॉलेज वगैरह को, ठीक है, तो वो। इसके अलावा अधिसूचना होती है। अधिसूचना मतलब कि जब जैसे कि कोई सूचना होती है, तो अधिसूचना में क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि एक व्यवस्थित तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं। कोई सूचना किसी के बारे में अवेयरनेस फैलाना हुआ, जैसे कोई बीमारी आई है, कोई महामारी आई है, तो उसमें जनता में या एक कार्यालय को जानकारी देना है किसी काम को करने के लिए, कैसे से काम करना, तो वो सब चीज़ें इसमें करवा सकते हैं आप। इसके अलावा होता है कार्यालय ज्ञापन। कार्यालय को कुछ ज्ञापन सौंपा जाता है, तो वो ज्ञापन होता है। इसके अलावा विज्ञापन प्रचार वगैरह के लिए, ठीक है, विज्ञापन होता है, जैसे किसी भी चीज़ का विज्ञापन करना हो, प्रचार प्रसार करना हो, तो उसके लिए। इसके अलावा निविदा पत्र होता है एक, ठीक है, और एक संकल्प पत्र होता है। संकल्प पत्र भी इसमें आता है कार्यालय हिंदी पत्राचार में। और प्रेस विज्ञप्ति। प्रेस विज्ञप्ति भी कभी कभी आप देखते जो है विज्ञापन के लिए, प्रचार प्रसार के लिए प्रेस मतलब कि समाचार पत्रों में चीज़ें लिखी होती हैं, छपी होती हैं, किसी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में हो या किसी भी चीज़ के बारे में हो, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें, जैसे आप देखते हैं आजकल लोग मीडिया बुला लेते हैं कि भाई कॉन्फ्रेंस बुलवा लेते हैं, तो उसमें तमाम लोग बोलते हैं, तो वही टाइप का होता है ये सब। तो ये लेकिन पत्राचार में होता है, इसमें लिखा पढ़ा चीज़ें होती पत्राचार में, ठीक है। तो इस सभी के बारे में, सभी चैप्टर्स के बारे में हम चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे, कैसे कैसे क्या लिखा जाता है, इन सभी को भी मैं आपकी बार बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे इकाई नंबर 4। इकाई नंबर 4 की अगर बात करें, तो इसमें हम इकाई नंबर 4 में क्या देखेंगे, प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन। ये 5 टॉपिक अपने आप में है, बड़े धाका टॉपिक है, और 5 टॉपिक में आपका पूरा समझना है क्या क्या, प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन, ठीक है। प्रारूपण को मतलब होता है ड्राफ्टिंग। प्रारूप माने होता है ड्राफ्ट, और प्रारूपण माने होता है ड्राफ्टिंग। यानी प्रारूप लिखने की प्रक्रिया प्रारूपण कहलाती है। टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया टिप्पण कहलाती है, ठीक है। जब किसी मुद्दे पर आप टिप्पणी करते हैं, कमेंट करते हैं, तो वो टिप्पणी आपकी होती है। किसी पत्र पर टिप्पणी करनी हो गई, किसी मुद्दे पर टिप्पणी करनी हो गई, आजकल तो फेसबुक की फ़ोटो पर लोग टिप्पणियाँ करते हैं, तो वो चीज़ें। प्रारूपण होता है जैसे किसी काम को करना है, कोई पत्र आपको लिखना है, कोई सरकारी पत्र लिखना है, कोई भी पत्र आपको लिखना है, उस पत्र में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, उसका एक पहले से कच्चा चिट्ठा तैयार करना या रफ कार्य करना। जैसे आप
पहले स्कूल में जब आप पढ़ते थे तो टीचर लोग जब आपको स्कूल में लिखवाते हैं कोई काम की लिखो, तब जब आप लिखते थे उसको अपने कापी में, तो एक रफ कापी होती थी, रफ में घोचा घाची करके, मतलब उसमें कोई मतलब नहीं, राइटिंग वाइटिंग नहीं बैठाते थे, वैसे लिख देते थे, ठीक है, मतलब कि जिस तरीके से मन होता था। अब लेकिन जब घर पे जाते थे तो बढ़िया फेयर कापी होती थी जिसपे जिल्द वगैरह चढ़ाए रहते थे, बढ़िया साफ सुथरी कापी होती थी, उसमें बढ़िया हेडिंग डाल करके गुलाब गुलाब उसमें और डिजाइन विजाइन बना करके लिखते थे, तो फेयर कापी होती थी। तो सरकारी पत्र एक फेयर कॉपी है, लेकिन उसकी जो रफ कॉपी होती है वही एक प्रकार से प्रारूपण होता है। यानी किसी भी पत्र को लिखने से पहले उस पत्र को कैसे लिखा जाए, उस पत्र का कच्चा चिट्ठा कैसे हो। जैसे एक ईंटा बनाने वाली कंपनी आप देखते हैं, पहले ईंट का सांचा बनाती है, तो सांचा बनाना ही प्रारूपण कहलाता है, ठीक है। तो उसी सांचे में फिर मिट्टी भर देते हैं, अब उसी सांचे के जैसा मिट्टी का वो आकार बन जाता है, फिर उसको भट्ठी में पकाते हैं और बढ़िया ईंट तैयार हो जाता है। उसमें लिखा रहता है जो भी छापा रहता है उसमें, ठीक है, प्रारूप में। तो प्रारूप मतलब कि एक कच्चा चिट्ठा पहले तैयार करना कि हमको पत्र कैसे लिखना है, हमको कोई चीज़ कैसे लिखना है, तो उसका एक कच्चा चिट्ठा तैयार करना कि हमको ऐसे ऐसे लिखना है, वही होता है प्रारूपण, ठीक है। तो प्रारूपण ये होगा। टिप्पण क्या होता है? टिप्पणी, तो मैंने इसको भी आपको बता दिया, टिप्पणी लिखने की प्रक्रिया होती है। इसके बाद में होता है संक्षेपण। संक्षेपण आप जैसा नाम से स्पष्ट है कि किसी बड़ी विषय वस्तु को संक्षेप में लिखने की प्रक्रिया, किसी बड़ी विषय वस्तु को संक्षेप में या कम शब्दों में लिखने की प्रक्रिया, या सार सार को गहलिए और थोथा दिए उड़ाए, यानी कि नीक नीक चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को लिख लेना जिससे सामने वाला बंदा समझ पाए और बाकी जो अनर्गल चीज़ें उसको हटा दिया जाए। जैसे एक बड़ा अधिकारी जो होता है उसके पास में समय का अभाव होता है, टाइम नहीं होता उसके पास, टाइम कम होने के कारण से वो एक प्रकार संक्षेपकर्ता को रखते हैं अधिकारी लोग। अब पूरे दिन की खबर हो या पूरे दिन का जो जितना भी पत्र वगैरह आया है उसको संक्षेपकर्ता क्या करता है, बहुत ही कम शब्दों में लिख करके एक पन्ने में उनको दे देता है कि जो फलाने इतना चीज़ आई थी, तो उसको लिख करके जो है अधिकारी को दे देते हैं। अधिकारी लोग कम समय में उस बड़ी विषय वस्तु को जान जाते हैं। यानी कि जब किसी ब्रॉड विषय वस्तु को समझने की बात आती है तो संक्षेपकर्ता उस बड़ी विषय वस्तु को पढ़ता है पहले, उसके बाद में उसको छोटे शब्दों में लिख करके उसको दे देता है। जैसे कि उपन्यास को समझने के लिए तमाम प्रकार के उपन्यास के सार तत्व तो आपको गूगल पर मिल, जैसे किसी उपन्यास को पढ़ना है, मान लेते हैं आपको गोदान उपन्यास के बारे में जानना है, तो गोदान उपन्यास की जो कथा वस्तु होती है उसको आप सर्च करेंगे जो है गूगल पर, तो आपको मिल जाएगा, उसको कम शब्दों में पढ़ लेंगे। वैसे गोदान आपका 1100-1200 पेज में आएगा, लेकिन जब आप उसको वैसे पढ़ेंगे तो 10-12 पेज में ही आप समाप्त कर देंगे, उसको पढ़ कर पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि वो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, यानी कि जो बातें या जो मूल तत्व है वो संक्षेपण में भी होना चाहिए जो बड़ी विषय वस्तु में है। तो किसी उपन्यास को समझने के लिए, किसी निबंध को समझने के लिए, किसी भी पत्र वगैरह के बारे में जानने के लिए, किसी घटना विशेष के बारे में समझने के लिए जब कोई बड़ा अधिकारी जाता है तो उसको संक्षेप करता क्या करता है, बहुत ही कम समय में या कम चीज़ों में लिख करके उस बड़ी विषय वस्तु को समझा देता है कि गुरुदेव ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो वो समझ जाता है और चीज़ों को जान जाता है, ठीक है। तो ये होता है संक्षेपण, यानी किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटा करने की प्रक्रिया संक्षेपण कहलाती है। इसके ठीक विपरीत होती है बेटा पल्लवन। पल्लवन का मतलब क्या होता है? पल्लव, एक आम का पत्ता होता है, एक आम का पल्लव होता है। तो आम का पत्ता एक होता है लेकिन पल्लव 5-6 होते हैं, 8-10 होते हैं, ठीक है। तो पल्लवन माने होता है कि कोई छोटी विषय वस्तु, जैसे कोई सूक्ति दी है, कोई दोहा लिखा है, ऐसे बिहारी के दोहे, कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, और भरे भुवन में करत है नैनन ही सौ बात, ठीक है। सत सैया के दोहरे जो नावक के तीर, और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो वैसे ही भैया देखने में छोटे जो चीज़ें होती हैं वो घाव बड़ी गंभीर करती हैं। यानी छोटी कोई सूक्ति है, कोई मुहावरा है, कोई लोकोक्ति है, जब उसको हम एक बड़ी विस्तार से लिखने का प्रयास करते हैं, उसके अर्थ को समझाने का प्रयास करते हैं, जैसे एक दोहे का विश्लेषण या उसकी व्याख्या हम करते हैं, तो व्याख्या आपकी पल्लवन के रूप में जानी जाती है। पल्लवन को विस्तारण भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पल्लवन कहो या विस्तारण कहो, बात एक ही है, ठीक है। तो पल्लवन वो होता है जब किसी छोटी विषय वस्तु को हम बड़ी विषय वस्तु में एकदम से डिटेल में उसके एक पॉइंट को समझा करके लिखते हैं, वो होता है पल्लवन। और जब किसी बड़ी विषय वस्तु को छोटी विषय वस्तु में कन्वर्ट करके लिखते हैं तो होता है संक्षेपण। और जब किसी पत्र से लिखने से पहले हम जो है एक कच्चा चिट्ठा तैयार करते हैं कि पत्र कैसे लिखना है, क्या क्या लिखना है, रफ कार्य करते हैं, तो वो रफ कार्य प्रारूपण होता है। और जब किसी पत्र पर, किसी मुद्दे पर हमको या किसी अधिकारी को कुछ लिखना होता है कि ये पत्र ऐसा है, इसमें गलती है, ये सब, तो वो टिप्पण कहलाता है, वो टिप्पणी कहलाता है, ठीक है। और अगला होता है प्रतिवेदन।
प्रतिवेदन बेटा वो होता है रिपोर्टिंग, जिसको आप बोलते हैं रिपोर्ट। जैसे कोई रिसर्च हुई या कोई भी घटना हुई, उस घटना के बारे में कुछ चीज़ें लिखी गई, या कोई भी पत्र लिखा गया, कोई घटना हुई, उस घटना के बारे में तमाम सारी चीज़ें, कोई रिसर्च हुई डिटेल में, पूरी चीज़ें सब फिक्स हो गई। अब अधिकारी के पास वो फाइल जाती है जिसमें सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। तो अधिकारी क्या करता है, सारी चीज़ों को देखता है, पढ़ता है, उसके बाद में उसका प्रतिवेदन लिखता है, फीडबैक जिसको आप बोलते हैं। प्रतिवेदन का मतलब क्या होता है, फीडबैक देना। तो वो फीडबैक देता है कि क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमियां रह गई हैं, यानी कि उसका मूल्यांकन करके बताते हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें और करने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें अभी नहीं हुई हैं। तो वो सब चीज़ें आपकी प्रतिवेदन कहलाती है। तो ये आपका 5 टॉपिक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से लगभग 5 से जो है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। अगर इन 5 टॉपिक को आपको समझना है तो इसके लिए मैं व्यवस्थित वीडियो बनाऊंगा। वैसे मैंने आज के वीडियो के माध्यम से प्रारूपण, टिप्पण, संक्षेपण, पल्लवन और प्रतिवेदन सब कुछ आपको एक ही वीडियो में, आज के वीडियो के माध्यम से समझा दिया है कि समझ में आ गया होगा आपको कि क्या होते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा डिटेल में आपके समक्ष इसकी परिभाषा वगैरह, इसकी विशेषताएं, कैसे लिखा जाता है, उसकी प्रक्रिया, सब कुछ एक एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। प्रारूपण का अर्थ सामान्य परिचय। प्रारूपण का अर्थ समझना है, सामान्य परिचय, इसका प्रारूपण लेखन पद्धति क्या है। टिप्पण का अर्थ सामान्य परिचय, टिप्पण लेखन की पद्धति, टिप्पण और टिप्पणी में क्या अंतर है, ये आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा संक्षेपण का अर्थ सामान्य परिचय, संक्षेपण की पद्धतियाँ, ठीक है। पल्लवन का अर्थ सामान्य परिचय, पल्लवन के सिद्धांत, पल्लवन और निबंध में क्या डिफरेंस होता है, लेखन में अंतर और प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, और समान परिचय और प्रयोग, ठीक है। इस तरीके से निबंध और लेखन में अंतर क्या होता है, पल्लवन और निबंध में क्या अंतर होता है, इन सभी में हम मतलब कि पल्लवन और निबंध और लेखन में क्या डिफरेंस है, दोनों के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो है 5 टॉपिक अपने आप में 5 चैप्टर आपको यहाँ पर पढ़ना है इकाई नंबर 4 से, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग और लगभग मान करके चलो कि 30 नंबर के क्वेश्चंस जो होते हैं बेटा, आपको यहीं से देखने को मिल जाएंगे इकाई नंबर 4 से। सबसे इंपॉर्टेंट इकाई है इकाई नंबर 4। और इकाई नंबर इससे पहले जो आपका पत्राचार वाला था वो 25 मतलब कि 30 नंबर आपके यहाँ से, 25 नंबर वहाँ से, 25 और 30 लगभग आप मान करके चलो कि 55 नंबर आपकी यहीं दोनों से तैयार हो जाए, बाकी सारे से आपके उतने नंबर आएंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न आ चुका है, हिंदी भाषा और कंप्यूटर का विकास। अब यहाँ पर आपको हिंदी भाषा और कंप्यूटर के बारे में समझना है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय और कंप्यूटर का इतिहास, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ भारत में, प्रथम जो है श्रेणी के कंप्यूटर, द्वितीय श्रेणी के कंप्यूटर, इस तरीके से सबको समझेंगे हम। कंप्यूटर में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, हिंदी भाषा का प्रयोग कंप्यूटर में कैसे होने लगा, कंप्यूटर में हिंदी का भविष्य क्या है, हिंदी में एक प्रकार से जो कंप्यूटर में प्रयोग होने लगा, हिंदी में आजकल तो तमाम प्रकार की चीज़ें होने लगी हैं, हिंदी में टाइपिंग करना आसान हो गया है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम समझेंगे। इसके बाद में इकाई नंबर 6 में हिंदी भाषा में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के बारे में समझेंगे, ठीक है। जैसे इंटरनेट और हिंदी, ठीक है, इंटरनेट पर हिंदी का किस तरीके से विकास हुआ, इंटरनेट में हिंदी का क्या उपयोगिता है, और आजकल हिंदी में इंटरनेट की क्या भूमिका रही है हिंदी के विकास में। इसके अलावा ईमेल लेखन आजकल आप हिंदी में भी कर सकते हैं, अंग्रेजी में भी कर सकते हैं, सब कुछ आपके लिए व्यवस्थित हो चुका है। ईमेल क्या होता है इसके बारे में प्रश्न आया हुआ है। हिंदी में उपलब्ध तमाम प्रकार के हिंदी के सॉफ्टवेयर हैं, वेबसाइटें हिंदी की, ठीक है, उसकी तमाम प्रकार की वेबसाइटें जो हिंदी से रिलेटेड है, उन वेबसाइटों के बारे में आपको बताने का प्रयास रहेगा। सोशल मीडिया पर हिंदी लेखन कौशल जो रहा है उसके बारे में हम देखेंगे कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से हिंदी में तमाम प्रकार के लेख, तमाम प्रकार के जो है प्रारूप लिखे जा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें आपको हिंदी में, तमाम कंटेंट यूट्यूब पर, तमाम कंटेंट गूगल पर मिल जा रहे हैं, ठीक है। उन तमाम प्रकार के चैनल आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हिंदी के माध्यम से तमाम प्रकार के लेख जारी करते हैं। हिंदी भाषा और ई शिक्षण। ई शिक्षण माने होता है इंटरनेट के माध्यम से जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं वो उसको बोलते हैं ई शिक्षण। अभी कोरोना काल में आप देखते हैं ई शिक्षण बहुत ही चरम पर था और ये जो है बहुत ही अधिक मात्रा में लोगों ने उससे ग्रहण किया। इंटरनेट पर उपलब्ध पत्र पत्रिकाएं जो हैं उसके बारे में देखेंगे। इंटरनेट पर उपलब्ध जो दृश्य श्रव्य सामग्री, दृश्य माने होता है देखने वाली, श्रव्य माने सुनने वाली, यानी इंटरनेट पर तमाम प्रकार के पहले दृश्य और श्रव्य सामग्री अलग अलग होती थी, आजकल दृश्य और श्रव्य दोनों एक ही जैसी है। जैसे रेडियो जो है वो श्रव्य सामग्री है, उसको केवल सुनते हैं, जबकि टीवी टेलीविजन जो है वो दृश्य और श्रव्य दोनों है, ठीक है। और जो श्रव्य होता है केवल जैसे लिखने वाला होता है उसको आप मतलब कि जो आपका दृश्य होता है, जैसे कि आपका कोई लेख है, उस कोई वेबसाइट पर आप जाकर के कुछ चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आपकी, ठीक है। ऐसे ब्लॉग क्या होता है, फेसबुक पेज के बारे में, ई पुस्तकालय सामग्री के बारे में, ठीक है, इनके बारे में। सरकारी और गैर सरकारी चैनल कुछ हैं जो कि शिक्षा देते हैं, ज्ञान के मामले में उपयोगी रहे हैं, जैसे कि
ज्ञान दर्शन चैनल हो गया, क्या है, ई पाठशाला स्वयं एक चैनल है, मूक्स एक चैनल है। ये सब शिक्षा से रिलेटेड चैनल है। एजुकेशन में प्रौद्योगिकी या इंटरनेट प्रौद्योगिकी के लिए जाने जाते हैं मूक्स, स्वयं, ई पाठशाला, ज्ञान दर्शन, ये सब चैनल हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों चैनलों में से शामिल हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है। पॉडकास्ट, जैसे आप समझते, दो व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है वो पॉडकास्ट कही जाती है। आभासी कक्षाएं, आभासी माने ऑनलाइन कक्षाएं होती हैं, कि जैसे आज जो मैं क्लास ले रहा हूँ ये आभासी कक्षा ही है, ऑनलाइन क्लास है, कि आप कहीं पर बैठे हैं और मैं कहीं से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये होती है आभासी कक्षाएं बेटा, ठीक है। तो ये आभासी कक्षाएं हो गई। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी हैं। इसके बाद में हमको आगे बढ़ना है इकाई नंबर 8 में। इकाई नंबर 8 में हमको क्या पढ़ना है भैया? हिंदी कंप्यूटर टंकण। टंकण माने क्या होता है भैया? टंकण माने क्या होता है कि उसको टाइपिंग करना को टंकण कहते हैं, कि ठीक है। और शॉर्ट हैंड का सैद्धांतिक पक्ष, शॉर्ट हैंड टाइपिंग क्या होता है, उसका जो कैसे शॉर्ट हैंड टाइपिंग की जाती है। और हिंदी साहित्य में शोध, ठीक है। हिंदी साहित्य में शोध का मतलब क्या होता है? शोध माने रिसर्च। हिंदी साहित्य में रिसर्च के लिए बच्चों को तैयार करने के लिए टॉपिक शामिल किया गया है। वैसे बीए प्रथम सेमेस्टर में भी हिंदी साहित्य में शोध वाला टॉपिक एक लास्ट में शामिल था। तो एक चैप्टर आपको शोध को लेकर के पढ़ना पड़ेगा हर एक सेमेस्टर में, क्योंकि ज़रूरी होता है शोध के लिए बच्चों को उकसाना, ताकि बच्चे पीएचडी वगैरह करके शोध करें और इससे हिंदी का विकास होगा। हिंदी भाषा के विभिन्न फांड। फांड मतलब होता है तमाम प्रकार के लिखने की शैली, लिखने की, जैसे फांड मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है इस तरीके से लिखावट होती है, ठीक है, ये, ठीक है, जैसे ये हमने लिखा इस तरीके से टेढ़ा मेढ़ा। एक लिखावट ऐसे आपकी हो सकती है, इस तरीके से टेढ़ा करके लिखना होता है। एक एकदम सीधा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप तमाम प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो ये लिखने की शैली, इधर टेढ़ा करके उधर थोड़ा सा डिजाइन विजाइन करके, उसी को फांट या फांड कहते हैं, ठीक है। तो हिंदी भाषा के विभिन्न फांडों के बारे में समझे, कौन कौन से फांट हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। इसके अलावा यूनिकोड क्या है, यूनिकोड से प्रश्न आए हुए हैं, इसको समझेंगे। स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी, यानी स्पीच माने होता है जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल क्या कहते हैं कि बोलने से सब कुछ होगा। तुरंत आपने बोला कि है गूगल जो है क्या बोलते, सब्जी का तड़का कैसे दें, तुरंत वहाँ से गूगल पर लिख करके आ गया कि पहले तेल डालें। उसमें बोलेगा भी, वो भी बोलेगा, लिख करके भी आ जाएगा, बोलेगा कि पहले तड़के में तेल डालें, फिर ये करें, फिर वो करें, फिर मिर्चा डालें, फिर लहसुन डालें, ऐसे पूरा बताएगा। या आपको सर्च करना है कि है गूगल बीए की तैयारी कैसे करें, तो बताएगा कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर जा करके पढ़ें, ठीक है, इस तरीके से। या आप यूट्यूब पर रिसर्च करेंगे हिंदी साहित्य बीए सेकंड सेमेस्टर शुक्ला स्टडी पॉइंट, आपने सर्च किया, तमाम लेक्चर्स 2 पहले के हैं वो सब आ जाएंगे, आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं, बोलने से सब कुछ होगा। एक प्रचार भी चला था, एक ऐड भी अभी चला था, ठीक है। तो वो स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी है कि आप बोल रहे हैं और वो लिखता चला जा रहा है, ठीक है। ऐसे ही तमाम प्रकार के, आजकल पहले क्या होता था, टाइपिंग करनी पड़ती थी, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। आजकल क्या है, वो मतलब चीज़ों को पढ़ते जाओ, वो भी लिखते चला जाएगा, लंबा लंबा, अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, सभी में लिखता चला जाएगा। फिर उसके बाद में आप देख लो कुछ गलती वलती हुई तो उसको सही कर लो। तो टाइपिंग से बहुत जल्दी आप स्पीच टू टेक्स्ट प्रौद्योगिकी के द्वारा आप जो है बहुत ही कम समय में बहुत अधिक संख्या में चीज़ों को लिख पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये प्रौद्योगिकी। इसके अलावा हिंदी पीपीटी, स्लाइड और पोस्टर निर्माण। स्लाइड क्या होता है, पीपीटी क्या होता है, पीडीएफ, ठीक है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, मतलब कि पीडीएफ जो होता है वो होता है। अब पीपीटी जैसे ये आपका हो गया। स्लाइड, स्लाइड क्या होती है बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे एक पेज जो होता है, जैसे एक पेज ये हो गया, एक पेज, ठीक है, ये दूसरा पेज, तो एक स्लाइड ये देखिए। यहाँ पर स्लाइड में आपको समझा दूं क्या होता है, एक मिनट, इसी पे पीपीटी यही है जो मैंने आपको बनाया पीपीटी। जैसे ये हमको प्रेजेंटेशन करना था, हमको प्रेजेंटेशन पहले क्या होता था, एक प्रोजेक्टर लगा होता था आगे, वो एक प्रकार से बोर्ड पर, व्हाइट बोर्ड पर फोकस करता था, और उसमें पहले पीपीटी वगैरह बना करके तो वो फोकस आता था, इस पर पड़ता था बोर्ड पर, और वहीं से चीज़ें करके बोर्ड पर छपती थी। आजकल क्या है, इंटरनेट के माध्यम से अब डिजिटल बोर्ड आ गया, उस पर आपको चीज़ें यहाँ पर पीडीएफ के माध्यम से दिखाई पड़ेगी। तो ये आपका स्लाइड 1 है, पीपीटी की स्लाइड 1। तो ये स्लाइड 1 है, देखिए अब स्लाइड 1 लिखा भी होगा इस पर भी, देखो एक लिखा होगा, ये देखिए एक लिखा हुआ है, ये एक, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये एक। ऐसे ही आप नीचे चलेंगे तो ये दूसरा पेज, ये 2, तो ये स्लाइड हो गई, ठीक है। ये आपका 3, ये स्लाइड हो गई, और ये 4, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको यही चीज़ें आपको देखनी, यही स्लाइड होती बेटा, ठीक है। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको ऐसे ही जो है आपके सामने ला करके समझाने का प्रयास रहेगा। बिल्कुल पीपीटी आपका ये होता है कि भाई पीपीटी के माध्यम से पढ़ाया जाने लगा है आजकल। पोस्टर निर्माण, आजकल आप देख रहे हैं तमाम प्रकार के नेता मंत्रियों के पोस्टर छप रहे हैं। पोस्टर क्या होता है, जैसे ये पोस्टर आपका हो गया, पोस्टर निर्माण, ये आप देखें, ये पोस्टर हो गया, इसको आप थंबनेल कहते हैं यूट्यूब का, ये पोस्टर हो गया। इसको और डिटेल में या एचडी में बना करके हम पोस्टर निर्माण कर सकते हैं।
पोस्टर के से क्या होता है कि प्रचार प्रसार किया था किसी भी चीज़ का, किसी भी धर्म का प्रचार करना हो, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार करना हो, सभी के लिए आप देखते हैं ऐसे महाकुंभ को लेकर तमाम पोस्टर छपे हुए होंगे। तो ऐसे ही तमाम प्रकार की चीज़ों को लेकर के पोस्टर छपते हैं। ठीक है, तो ये पोस्टर हो गया। ये कैसे करना होता है सब कुछ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा खंड आपका है हिंदी साहित्य में शोध। हिंदी साहित्य में देखें आपको शोध की परिभाषा वगैरह तो आप प्रथम सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको शोध कितने प्रकार का होता है इसको समझना है। परिकल्पना परीक्षण क्या होता है, परिकल्पना माने क्या होता है, परिकल्पना मतलब शोध को करने के लिए जो आपने एक सांचा बनाया है, एक परिकल्पना करी है कि हम शोध ऐसे से करेंगे, इन मुद्दों को प्रयोग में ला करके हमको शोध करना है। यानी कि शोध करने को लेकर के जो हमने रणनीतियाँ बनाई हैं, जो हमारा प्लान है, उसी को परिकल्पना कहते हैं। तो परिकल्पना है जो हमारा प्लान है शोध के बाद में, वो परिकल्पना हमारी जो है सिद्ध हुई कि नहीं हुई, या जो हमने सोचा था वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, यही सब आपको यहाँ पर परिकल्पना परीक्षण में देखना होता है कि हमने जो सोचा था वो हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, ये परिकल्पना परीक्षण है। तो परिकल्पना का उत्पादन ऐसे होता है, परिकल्पना कैसे बनाई जाए, किसी सिद्धांत को निकालने के लिए हमको किन रास्तों पर चलना है, उसी को परिकल्पना कहते हैं। एक नियम, एक प्लान एग्जीक्यूट, तो प्लान बना लेना ही परिकल्पना है। उस प्लान को एग्जीक्यूट करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाना है। गंतव्य माने होता है कि जहां हमको पहुंचना है, जो हमने सोचा है, जो हमारा उद्देश्य उसको पूर्ण कर लेना। ठीक है, तो उसके बाद में उद्देश्य पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ इसकी जानकारी करना ही मूल्यांकन कहलाता है। तो ये सब चीजें हम आपको बताएंगे। शोध किन किन चरणों के माध्यम से, चूंकि शोध के कई चरण होते हैं, पहले आप देखते हैं शोध समस्या का चुनाव कर लेते हैं, फिर शोध को लेकर के तमाम प्रकार की डाटा इकट्ठा करते हैं, डाटा का वर्गीकरण करते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं। ठीक है, डाटा को सारणी और उसमें हम डिवाइड करते हैं, वर्गीकरण करते हैं, फिर उसका एनालिसिस करते हैं कि डाटा का विश्लेषण करते हैं। उसके बाद में विश्लेषण के बाद में उसका प्रतीक चिन्ह उसको देते हैं कि ये डाटा ये होगा, वो इस तरीके। फिर उसके बाद में उसका परिकल्पना का निर्माण पहले से ही हो जाता है। परिकल्पना का निर्माण करने के बाद में फिर उसको एग्जीक्यूट करते हैं प्लान को, फिर प्लान के हिसाब से चीज़ें होती हैं, फिर उसका सिद्धांत दिया जाता है, फिर उसके बाद में उसका मूल्यांकन होता है, फिर प्रतिवेदन सौंपा जाता है कि भाई ये सिद्धांत हमारा है, इसको आप चेक करो। ठीक है, तो इस तरीके से शोध के तमाम चरण होते हैं। साहित्यिक शोध का क्या उद्देश्य होता है, साहित्य में शोध का बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्य होता है, तो उसके उद्देश्यों के बारे में भी हम समझेंगे। तो इस तरीके से साहित्य में शोध का उद्देश्य भी जानेंगे। तो इस तरीके से आपका ये हो गया जो है हिंदी का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस जो मैंने डिस्कस किया। ऐसे ही हमने प्राचीन इतिहास का सिलेबस डिस्कस कर दिया है, तो ये भी आपको मिल जाएगा, लेक्चर्स आप देख लीजिएगा, जिसमें आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ना है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 647 ईसा पूर्व तक, मतलब कि ईस्वी के तक के बारे में, यानी कि 600 ये बिफोर क्राइस्ट है, यानी कि ईसा मसीह के 600 साल पहले से लेकर के ईसा मसीह के मृत्यु के 647 मतलब कि जन्म के 647 बाद, यानी कि आफ्टर जो है डेथ। एनो डोमिनी बोलते हैं इसको, एनो डोमिनी, और इसको बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चीज़ें हो गई। तो इसका भी सिलेबस मिल जाएगा। तो सभी का चैप्टर्स का आपको एक प्रकार से, या सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर कोर्स मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट के कोर्स में आप PDF में ज्वाइन करने के लिए SMS करें 91 61 93 60 62 पर आप SMS करके सेकंड सेमेस्टर क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। और आपको 6 महीने तक केवल 100 रुपीज़ में सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट, यानी पेपर तक आपको सेकंड सेमेस्टर पूरा पढ़ाया जाएगा। सब्जेक्ट के नाम लेकर के भेज दीजिएगा, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपीज़ पेमेंट कर देना होगा। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे कुछ नहीं चलाते तो आप किसी दूसरे से भी पेमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको यहाँ पर 3 सब्जेक्ट मेजर माइनर सभी के को करिकुलर, यानी 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी हो जाएगी। को करिकुलर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ पूरा पढ़ाया जाएगा आपको। सभी यूनिवर्सिटीज़ में आपको यही पढ़ना होता है, जैसे कि आपका DDU वगैरह हो गया, राम मनोहर लोहिया, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी कपिलवस्तु। ठीक है, ऐसे ही आपका जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय। ठीक है, प्रोफेसर रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया, लखनऊ विश्वविद्यालय हो गया, या ऐसे ही आप देखते होंगे चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय, CSJM छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह मेरठ विश्वविद्यालय। ठीक है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। ठीक है, और भी जैसे आपका रज्जू भैया यूनिवर्सिटी हो गया, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी हो गया। ठीक है, और आपका DDU तो हो ही गया। इसके अलावा और भी कई विश्वविद्यालय आपके हैं, जैसे मासा कुंभरी, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी हो गई। ठीक है, ऐसे ही कई विश्वविद्यालय आपके हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा विश्वविद्यालय। तमाम विश्वविद्यालयों में आपको यही पढ़ना होगा। तो जिन मतलब कि सभी लोग जुड़ सकते हैं हमारे साथ, सभी बच्चे जुड़ सकते हैं किसी प्रकार। MJPRU बरेली, ठीक है, रोहिलखंड, BU झांसी, इन सभी के लिए लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। तो जिनको भी जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं। सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस आपको यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको जो है वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस मिलेंगी, व्हाट्सएप
ग्रुप मिलेगा, ठीक है, ग्रुप से आपको जोड़ा जाएगा। PDF नोट्स मिलेंगे, ठीक है, MCQs और प्रीवियस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, MCQs टाइप मॉडल पेपर, लिखित मॉडल पेपर, सब कुछ आपको मिलेंगे। महामैराथन क्लास, रिवीजन क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सब कुछ आपको मिलेंगे। जिनको भी जुड़ना है वो फटाफट से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। आप कभी भी जुड़ सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़े हैं फटाफट से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।